नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं। उस सब मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न भागों में हाल ही में आई आपदा व अतिवृष्टि के कारण सड़कों को और पुलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से धराली क्षेत्र में सड़कों और पुलों को हुए व्यापक नुकसान का उल्लेख करते हुए इनके शीघ्र मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों व पुलों की जानकारी साझा करते हुए इनके लिए भी केंद्र सरकार से शीघ्र सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता जताई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को सभी आवश्यक सहायता का सकारात्मक आश्वासन दिया। थराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से जानकारी ली। भारी बारिश को देखते हुए थराली, देवाल व नारायण बगड़ विकासखंड के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने की व्यवस्था कर दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल की टीम मौके पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने का कार्य भी किया जा रहा है। बादल बनने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, देवरव और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी क्षेत्र में नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है। और करते हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता उत्तराखंड से अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, बताइएगा अभी ताज़ा स्थिति वहाँ पर क्या बनी हुई है, राहत और बचाव कार्य में किस तरह तेजी लाई जा रही है और कितने घरों को इससे नुकसान हुआ, कितना इलाका जो है इससे प्रभावित हुआ है? देखिए, ये जो थराली की आपदा है ये चमोली जिले में है और ये क्योंकि उत्तराखंड दो मंडलों में विभक्त है, तो एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल है। तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसी पर थराली पड़ता है और वहाँ जो ये बादल फटा और उसके वजह से जो सैलाब आया, उसकी वजह से वो तमाम इलाका और थराली के आसपास के जो गांव हैं उनमें मलबा भर गया है और वहाँ मकानों को, दुकानों को, होटल को, होम स्टे को, गेस्ट हाउसेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वो देखिए, अभी हाँ, उत्तराखंड के लोग 5 अगस्त की जो धराली में आपदा आई थी गंगोत्री रोड पे, उससे उबरे भी नहीं थे कि ये दूसरी आपदा हो गई। अगर एक चीज और आपको ध्यान हो कि अभी 2 दिन पहले एक खबर आई कि स्याना चट्टी में जो यमुनोत्री का मार्ग है, मुख्य मार्ग है, स्याना चट्टी में झील बन गई। और वो देखिए, वो पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हो रहा था लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो फिर वो जो पानी का स्तर बढ़ा उसकी वजह से वहाँ खासा नुकसान हुआ। स्कूल को, मकानों को, दुकानों को, होटल को, गेस्ट हाउसेस को बहुत नुकसान हुआ। तो ये लगातार ये जो बरसात के मौसम में आप देखें कि ये जो खासकर भारत का जो उत्तर इलाके के जो 3 राज्य हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन तीनों में ही इस बरसात ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई जगह बादल फट गए हैं, कहीं झील बन गई है, कहीं पूरी की पूरी लैंडस्लाइड हो गया है, तो सड़क वॉश हो गई है। तो वो तमाम चीजें हैं और उसी कड़ी में जो बीती रात ये थराली में बादल फटे, इसकी वजह से उस पूरे इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। और मैंने आपको बताया कि ये मार्ग था जो कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ता है, तो वो पूरा वॉश आउट हो गया और अब स्थिति ये हो गई कि गढ़वाल से कुमाऊं का जो संपर्क है वो भी इस मार्ग से, जो हमारे राज्य का अंदरूनी मार्ग है, उससे जो संपर्क होता था वो कट गया है। हालांकि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के रास्ते नजीबाबाद होते हुए तो वो अभी भी है, वो जो संपर्क जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो संपर्क है ये खत्म हो गया है। जी। अच्छा, ये संपर्क खत्म हुआ है, इसमें क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, कोई किसी हताहतों की खबर सामने? जी, अगर आप कहें तो प्रॉपर्टी तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अभी
पूरी स्थिति सामने नहीं आई है। एक डेड बॉडी मिली है और एक और लापता बताया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरी स्थिति अभी सामने नहीं आई, क्योंकि जब ये बादल फटा तो लोग अपने बचाव में लग गए सबसे पहले, और उस वजह से लोग ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ भागे। तो अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है कि कितने लोग वहां गायब हैं। और ये देखिए, जब आने वाले दिनों में जब रेस्क्यू का काम चलेगा, बचाव का काम चलेगा, राहत और बचाव दल पूरी शिद्दत से वहां उतरेंगे, तो उसके बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी कि वास्तव में कितने लोग गायब हुए हैं या कितने लोग डूब गए हैं या उस सैलाब में बह गए। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अच्छा, ये राहत बचाव कार्य में किस तरह की तेजी वहां पर लाई जा रही है? किस तरह से राहत बचाव कार्य वहां पर चलाया जा रहा है? कितने रहायशी है उस पूरे इलाके के अंदर? देखिए, लगभग 5 से 10,000 की जनसंख्या का वो इलाका है, क्योंकि वो गांव अलग अलग बसे में है। तो किसी में 200 लोग रहते हैं, किसी में 400 लोग रहते हैं, इस तरह का वो इलाका है। लेकिन दूसरी बात हम ये देखें कि जैसे ही ये खबर, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दे रखी थी कि कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी, बिजली कड़केगी और बादल भी फट सकते हैं। तो ये इसको देखते हुए तमाम जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आर्मी है, पुलिस है, आपदा मोचन बल है, ये सब पहले से तैयार था इन चीजों के लिए। तो जैसे ही उनको खबर मिली कि ये केवल थराली की घटना नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की स्थिति है कि जहां भी खबर मिलती है तो कुछ घंटों के अंदर ही वहां राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ये रात की घटना थी। और इस बादल फटने की वजह से वहां बिजली के पोल उखड़ गए, तो वो बिजली का संपर्क खत्म हो गया, संचार सुविधाएं वहां मोबाइल के पोल खत्म हो गए, जो लैंडलाइन थी उसकी वो वॉश हो गई, तो वो जो संचार संपर्क था वो भी खत्म हो गया, विद्युत संपर्क था वो भी खत्म हो गया। लेकिन लगातार वहां टीम जुटी हुई है, राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड से जुड़े हुए, पूरी जानकारी साझा की। वहां पर राहत बचाव कार्य हालांकि भी शुरू किया गया है, पर अभी तक पूरी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। कितना नुकसान जो है उसका आंकलन करना अभी उसमें कुछ वक्त और लग सकता है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्याना-चट्टी से आगे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मार्ग पर भू धसाव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को भी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्याना-चट्टी से आगे जंगल चट्टी में मार्ग का लगभग 200 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित होने की जानकारी पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी मार्ग से मलबा हटाने और वायर क्रेट के माध्यम से सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर जल्द से जल्द आवाजाही हेतु सुचारू करने के निर्देश दिए। स्याना-चट्टी में बनी अस्थायी झील के खुलने और जल स्तर कम होने से उक्त स्थान पर आवाजाही सुचारू की जा चुकी है, तथा यमुनोत्री राजमार्ग पर चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में जेसीबी और पोकलैन कार्य कर रही हैं। जनपद में अवरुद्ध मार्गों को आवाजाही हेतु बहाल करने के लिए प्रशासन की सभी टीमें पूरी प्रतिबद्धता से जुटी हुई हैं। लोग सारी टीम मेरी स्याना-चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आपको कि लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे ताकि जो 3 गांव हमारे छोटे हैं उनको 5 अगस्त को खीरगंगा धराली में आई आपदा से भागीरथी के तेज लहरों से गंगोत्री हाईवे डबरारी में 300 मीटर सड़क भू धसाव से वॉश आउट हो गया है। वहीं लिमचा घाट पर 30 मीटर का पुल बह गया था। बीआरओ, एसडीआरएफ, पुलिस की मदद से पिछले 17 दिनों से हाईवे को यातायात के लिए बहाल करने में जुटे हैं। लिमचा घाट में 2 सप्ताह पूर्व वैली ब्रिज तैयार कर लिया था। अब डबरानी में गंगोत्री हाईवे अंतिम चरण पर बहाल करने का कार्य जारी है। सीमा सड़क संगठन के ओसी जितेंद्र सिंह ने बताया कि डबरानी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सोमवार तक गंगोत्री सड़क बहाल हो जाएगी। वहीं एसआई प्रदीप कुमार तोमर ने बताया कि 5 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से गंगोत्री हाईवे पर एक पुल समेत दर्जनों स्थानों से सड़क वॉश आउट हो गई थी। अब हाईवे 1-2 दिन में बहाल हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हम अभी लिंक कर देंगे। जो मशीन है अभी तो घंटे भर में यहाँ से मशीनें निकाल देंगे। लाइट व्हीकल के लिए यहाँ से शाम तक हम शुरू कर देंगे।
आगे तक हल्दी तक हम कल तक कोशिश कर रहे हैं कि कल तक हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं और सभी लोग इधर वाकिफ हैं कि यहाँ पर जो 5 अगस्त को जो यहाँ पे भारी जो खेल गंगा के द्वारा जो तबाही लाई गई है और एक जो प्राकृतिक आपदा आई है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जनपद उत्तरकाशी का जो ये नेशनल हाईवे गंगोत्री वाला है ये पूरी तरह से यहाँ पे जो डबरानी में और लिप्टी घाट का पुल पूरा बह गया था और पीछे आपने देखा होगा यहाँ पर जो हमारा सोन घाट का ये अभी जहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे पूरा के पूरा रोड जो है वॉश आउट हो गया था। तो यहाँ पर इस रोड को सुचारू करने के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उसमें यहाँ पर PRO की टीम और हमारी जो पुलिस की टीम है। काशीपुर भराड़ी सैन में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेकर लौटे भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने यहां रामनगर रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी विधायकों के आचरण पर चिंता जताते हुए सत्र के दौरान पारित विधेयकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदन एक पवित्र स्थान है, लेकिन विपक्ष ने पर्चे फाड़ना, टेबल पलटना जैसी गतिविधियों से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। विधायक चीमा ने बताया कि मानसून सत्र में उन्होंने उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 सदन में प्रस्तुत किया, जिसे विधानसभा ने पारित कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस बिल का उद्देश्य राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित शिक्षा संस्थानों को समान अधिकार, व्यवस्थित पहचान और पारदर्शी निगरानी प्रदान करना है। इसके तहत उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन होगा, जो संस्थानों की निगरानी करेगी। हाउस में क्या हुआ, क्या एक्टिविटीज हुई, हाउस चलने नहीं दिया गया, सदन को बार बार रोकना पड़ा और हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हमारे सिस्टम में एक लाइन है कि एक लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का अगर वो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो एक तरफ से संदेश आ जाता है कि नहीं, अपने लिमिट में रहना है, लाइन क्रॉस नहीं करना। कांग्रेस में ये सिस्टम नहीं है। वो लोगों ने जिस तरह से फर्नीचर तोड़ा, जिस तरह से किताबें टेबल के ऊपर फेंकी, कागज फाड़े, जिस तरह का डिसरिस्पेक्ट सदन का किया है, वो बहुत ही दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइन ड्रॉन होनी चाहिए कि इसके बियॉन्ड हम लोगों ने नहीं जाना। वहाँ पे कोई ऐसा कांग्रेस में सिस्टम नहीं है, इसीलिए सदन चल नहीं पाया। हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ थी, जो ज़रूरतें थी, वो लेके गया था। ये सोच के साथ गया था कि जाएंगे, कुछ ना कुछ हल निकाल के आएंगे, कुछ ना कुछ हल निकलेंगे। लेकिन हम लोग सब एक जैसे एक अपना बिना किसी रिजल्ट के हम लोग वापस आए हैं, तो इसलिए मन में थोड़ी सी परेशानी है। सदन सही चलना चाहिए था, काम होने चाहिए थे। एक एक सदन में करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, लोगों का पैसा है, लोगों का फर्नीचर है, लोगों की प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो, सदन को चलने नहीं दे रही। लोगों का जो इतना पैसा है जो सदन चलाने में लग रहा है वो ख़राब हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को गैरसैंण अंतर्गत भराड़ी सैन में विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मानसून सत्र में कांग्रेस के विधायकों द्वारा सदन में तोड़फोड़ किए जाने की काशीपुर भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए महाराणा प्रताप चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं PCU चेयरमैन राम मल्होत्रा ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों का ये कृत्य अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि जनता ने विधायकों को अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में भेजा है। मानसून सत्र के दौरान इनके द्वारा की तोड़फोड़ इन विधायकों और इनके सहयोगी दल की मंशा उजागर हो गई। जिला पंचायत, BDC और प्रधान के चुनाव में इनके प्रत्याशियों की जिस तरह करारी हार हुई है, उससे स्पष्ट है कि विधानसभा और निकाय चुनाव की तरह उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने नकारने का काम किया है। अभी जो हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र गैरसैंण में चल रहा था, उसमें जिस तरीके से विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने व्यवहार किया और वहाँ पर तोड़फोड़ की, वहाँ पर क्या नाम है बिल फाड़ कर फेंके, तो
उससे उनकी मानसिकता उजागर होती है कि किस तरीके के कृत्य करने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। जनता की बात विधानसभा में रखकर, जनता की समस्याओं को रखने के लिए देहरादून स्थित लैंसडाउन चौक में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल की अध्यक्षता में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया। भाजपा महानगर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई अनुशासनहीनता एवं गैर संवैधानिक कृत्यों के विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायकों का पुतला दहन किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र में जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कांग्रेस विधायकों द्वारा किया गया, यह बेहद गैर जिम्मेदाराना था। यदि उन्हें अपनी कोई बात सदन में रखनी थी तो संवैधानिक तरीके से रखते। देखिए, विषय सबके सामने है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को विधानसभा के अंदर तार-तार करने का काम किया, जिस तरीके से सदन को नहीं चलने दिया, जिस तरीके से वहां पर रात भर पिकनिक मनाया, क्या ये उत्तराखंड की जनता ने वो विधानसभा गैरसैंण में इसलिए बनाई है कि ये अपना रजाई गद्दा लेकर वहां पर सोएंगे? क्या वहां पर उत्तराखंड के विकास की बातें होनी थी, जिसको इन्होंने पूरे 2 दिन तक बाधित किया और जिस वजह से ये सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज आप देख रहे हैं स्थानीय लोगों में कितना गुस्सा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम इस बार विधानसभा के अंदर किया, बहुत गलत किया, बिल्कुल गलत किया। और लोग भराड़ीसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेकर लौटे कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी धामी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता के जवाब में अध्यक्ष महोदय ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को नहीं सुना और 4 दिन चलने वाले मानसून सत्र 1.5 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी विधायक ने कहा कि हम लोग 4 दिन की योजना बनाकर मानसून सत्र में पहुंचे थे। जैसे ही पहुंचे वहां पहले से ही अराजकता का माहौल था। विपक्षी सुनवाई वे कोई तैयार नहीं था। विधानसभा सत्र में जनता की सुविधाओं के मुद्दे उठाए जाने से पहले ही सदन का माहौल बिगाड़ दिया गया। हमारा मानसून सत्र था जो 19 तारीख से लेकर 22 तक, जो हमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष सचिव के द्वारा के आहूत हुआ है कि 19 से लेकर 22 तक, और हमने 4 दिन की योजना बनाई कि हम कौन कौन से मुद्दे लेकर वहाँ। तो क्योंकि आजकल अराजकता का माहौल था, चुनाव में बहुत धांधलीबाजी हुई, तो बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर हमारा पहले दिन स्थगन था जो हमने लगाया 310 में उठना चाहिए, लेकिन मैडम स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया सरकार के इशारे पे और हमें बोलने नहीं दिया कि इसीलिए हमने उसका विरोध किया और मात्र सदन को 1.5 दिन में समाप्त कर दिया। जो जनता के टैक्स है ये सरकार एक चलती है, लेकिन जनता जो करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है और जनता की एक भी बात वहाँ नहीं उठा पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश की। हमारे पड़ोस में एक हिमाचल प्रदेश है, वहाँ मानसून सत्र चलता है 10 दिन का और हमारे उत्तराखंड में चलता है 1.5 दिन का। ये कितना दुर्भाग्य है, जबकि साल में 65 दिन कम से कम सत्र चलना चाहिए और हमारा एवरेज 10 से 12 दिन में नहीं आता। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत के नेतृत्व में देहरादून होटल द्रोणा चौक पर भाजपा का पुतला का दहन कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर किरण रावत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि हरक सिंह रावत जो आरोप लगा रहे वे सही हैं या गलत। किरण रावत ने कहा कि प्रदेश को राष्ट्रीय पार्टियों ने उगाही का अड्डा बना दिया है। यहाँ से पैसा अवैध रूप से इकट्ठा कर राष्ट्रीय पार्टियों अपने आकाओं को दिल्ली और नागपुर भेज रही हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पुतला दहन कार्यक्रम था, ये हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। जैसे कि आपको विदित ही होगा कि हरक सिंह रावत का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 करोड़ की एक एफडी बनाई गई है, भाजपा सरकार द्वारा बनवाई गई है। तो हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार की यदि एफडी बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो है खनन माफियाओं को, भू माफियाओं को संरक्षण प्रदान किया है, तभी तो इस प्रकार की एफडी बनाई जा रही है। इसका उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण विरोध करता है। और दूसरी ओर पौड़ी के हमारे एक युवक जितेंद्र नेगी ने कल एक वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली है और उस वीडियो में वो स्पष्ट तौर पर भाजपा नेता का नाम ले रहा है, हिमांशु चमोली का, कि जिसके द्वारा जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा था पैसों के लिए। और वो जो हिमांशु चमोली है उसके तार भाजपा से ऊपर तक जुड़े हुए, सोशल मीडिया पर उसकी फोटोएं भी जो है वायरल हो रही है।
तो मैं ये कह रही हूँ, जहाँ सरकार को युवाओं को रोजगार देना था, वहां पर सरकार जो है। नगर निगम देहरादून ने बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के अनुसार निगम की ओर से कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां पर लोगों की शिकायत दर्ज होती ही तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जलभराव और गंदगी के कारण बीमारियां ना फैलें, इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग भी कराई जा रही है। अविनाश खन्ना का कहना है कि स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। जल भराव के लिए तो हमारा ऑलरेडी कंट्रोल रूम कार्यरत है 24/7, और जैसी कंप्लेंट आती है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे जो वाटर लॉगिंग हेतु जो हमारे पंप्स डिप्लॉयड हैं उसको जो है हम लोग वहीं पर ही तुरंत रवाना कर देते हैं। और साथ ही साथ जो बरसात के दौरान हम लोगों का हर जगह जो है फॉगिंग और लार्विसाइडल का स्प्रे हमारा जारी है। लार्विसाइडल का स्प्रे है तो हमारे 20 टैंकर जो है समस्त क्षेत्रों में जो है वार्ड वाइज जो है अपनी जो है पूरा कवरेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ फॉगिंग हेतु बड़े वाहनों से अलग अलग वार्ड पे और ऑन डिमांड भी यदि कहीं पर आता है तो पार्षद महोदय लोगों के कहने पे तो वहाँ पे भी हम। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर दून पुलिस ने सराहनीय कदम उठाते हुए सीनियर सिटीजन के द्वारा दस्तक दी। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों ने अकेले रह रहे बुजुर्गों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्गों के साथ केक काटकर खुशियों के पल साझा किए और माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया। दून पुलिस ने बुजुर्गों को कंबल और फर्स्ट एड किट प्रदान की। कल जो है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे था, उसके तहत जो है जो हमारे यहाँ काफ़ी सारे यहाँ रिटायर्ड पर्सनल भी रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले भी रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर कहीं कार्यरत हैं या पढ़ाई के कारणों से अन्य कारणों से बाहर है। इसको देखते हुए थाना क्षेत्र में हमने पूरा एक डेटा भी बनाया है, थाना चौकी क्षेत्र में कौन ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं रहते हैं, साथ ही साथ उसमें कौन लोग हैं जो अकेले रहते हैं, या तो खासकर उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी सुरक्षा की भावना बनी रहे, उसको देखते हुए कल एक दिवस था, उसमें पुलिस विभिन्न लोगों से मिलने भी गई वहाँ पर, साथ ही साथ उनसे कुशल क्षेम भी पूछा है। और कोशिश यही है, पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी पुलिस को वक्त मिलता है तो ऐसे जो पहले जो प्राथमिकता का। हरिद्वार में बास्केटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता को लेकर जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबोधित करते हुए एसोसिएशन के सचिव संजय चौहान ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालिका व बालक वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें प्रदेश के बालिका व बालक प्रतिभाग कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी। 23वीं अंडर 18 स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, और पहले भी ऐसे काफ़ी आयोजन हुए हैं। कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है। ओपनिंग सेरेमनी में मेयर साहब और हमारे राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमनी ने दोनों के उनसे उद्घाटन समारोह कल हुआ है। और आज जो मैच हैं वो सुबह से ही स्टार्ट हो चुके हैं, और पूरे प्रदेश से बालक एवं बालिका वर्ग में लगभग बालक वर्ग में 12 टीमें हैं और 9 टीमें हमारी गर्ल्स सेक्शन में। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।